Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you are not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699 599 299 and we shall mail it to you. Alright? Another important thing before we start with the chapter is whatever doubts you have in these lectures, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lectures. Alright? So without much delay, let's start with the chapter. So we are starting with the first chapter of physics, that is matter, and going to its definition. मैटर होता क्या है? ठीक है, हम अपने अराउंड बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते हैं, फैन, टेबल, डेस्क, चेयर, पेन, बॉटल, एयर, वाटर, एग्जाम्पल बहुत ही सारे हैं. ठीक है, सो जितने भी सब्सटेंस हम अपने अराउंड देखते हैं वो किसी ना किसी चीज से बने होते हैं और जिस चीज से वो बने होते हैं उसको हम मैटर कहते हैं. ठीक है, सो हम अपने अराउंड जो भी चीजों को देख रहे हैं दे आर नथिंग बट मेड अप ऑफ मैटर. तो इस यूनिवर्स में ऑल द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. अब ये मैटर होता क्या है? ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस. हर वो चीज जिसका कुछ वजन होता है और जो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं मैटर. जैसे एग्जांपल, दिस बोर्ड, ये बोर्ड का कुछ वजन है, it is occupying some space on the wall, so it is a matter. Then we, the human beings, we have got some mass, हमारा कुछ वजन होता है, हम कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं, we are a matter. Then chair, table, bottle, everything around us is nothing but a matter. Example, air भी. ठीक है, although air we can't see, लेकिन air का वजन होता है, बहुत ही कम है but still उसका वजन होता है and air occupies the space. जैसे for example in this room air is present everywhere, तो air जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, it is having mass, so even air is a matter. All right, so anything that has mass and occupies some space is called matter. तो ये हुआ matter का definition. Now right from ancient times जो इंसान था उसको ये क्यूरियोसिटी रहती थी कि हमारे अराउंड जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो मैटर है, जो भी सब्सटेंस हम देखते हैं वो किन चीजों से बना होता है. तो हम मैटर जो भी देख रहे हैं, ठीक है, बट ये बना किस चीज से है? तो वो सब जानना, बहुत ज्यादा क्यूरियस होना, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने का हमको पहले से वो डिजायर था. एंड धीरे धीरे हमको पता चलने लगा कि जो मैटर होता है दैट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो हमको ये धीरे धीरे पता चला कि कोई भी मैटर जब हम अपने अराउंड देखते हैं वो बना होता है एलिमेंट से ही. ठीक है, अब ये एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस which cannot be further divided into simpler substance by any physical or chemical method. एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हम और सिंपल चीजों में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आयरन का रॉड है मेरे पास, अगर आयरन का रॉड को मैं कितना भी तोड़ लूं, कुछ भी कर लूं, वो आयरन का रॉड रहेगा आयरन का ही. ऐसा नहीं होगा कि आयरन को तोड़ते जाऊंगा फिर अचानक से गोल्ड मिल जाएगा. दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन. ठीक है, सो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी अदर सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल मेथड. तो कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड से जिन सब्सटेंस को और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट. ठीक है, अब एलिमेंट का डेफिनेशन हो गया. एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स. तो इन द वर्ल्ड वी नो कि 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. और ये जो एलिमेंट्स हैं इनका एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है मैंने: ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कॉपर, ये एंड सो ऑन. तो 118 एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ऑफ कोर्स, और ये एलिमेंट्स मिलके ही बनाते हैं मैटर. हो सकता है कुछ मैटर सिर्फ एक एलिमेंट से बना हो सकता है कोई दो एलिमेंट से बना हो, कोई दो से ज्यादा एलिमेंट से भी बन सकता है. तो देयर इज नो रूल कि मतलब मैटर एक एलिमेंट का ही होता है. मैटर एक एलिमेंट से भी बन सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट से भी बन सकता है. ठीक है, सो एलिमेंट्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा. देयर आर 118 एलिमेंट्स इन फैक्ट, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं. अब जो मैटर हमने जैसे अभी जस्ट डिस्कस किया कि जो मैटर होता है वो हो सकता है एक ही एलिमेंट से बने या एक से ज्यादा एलिमेंट से बने. अगर मैटर एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, अगर मैटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, तो उस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो रहेगा उसको कहते हैं एटम. ठीक है, अगर मैटर एक काइंड ऑफ एलिमेंट से ही बना है तो सबसे छोटा जो उसका पार्टिकल रहेगा उसको हम कहेंगे एटम. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट अ गोल्ड रिंग, ठीक है, अ गोल्ड रिंग की बात करूं तो सबसे छोटा पार्टिकल को जो हम बोलेंगे गोल्ड का एटम. ठीक है, या फिर एक एल्यूमिनियम का रॉड, तो एल्यूमिनियम के रॉड का सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा उसको बोलेंगे एल्यूमिनियम एटम. सो व्हेन अ मैटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम. ठीक है, अब एटम का डेफिनेशन देखते हैं. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of the matter
ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, हम इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखते रहते हैं ताकि आइडिया मिलेगा। मैटर जब एक काइंड ऑफ एलिमेंट से बने तो वह होता है इसका छोटा पार्टिकल एटम। अब एटम क्या होता है? इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऑलराइट। सेकंड आता है मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका मतलब हम समझेंगे। एंड तीसरा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which may or may not have an independent existence. may or may not have an independent existence. independent existence का मतलब एटम अकेला रह भी सकता है और कुछ एटम अकेले नहीं रह सकते, उनको ग्रुप में ही रहना होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी एलिमेंट का एटम अकेले रह पाएगा या ग्रुप में रहेगा। मतलब ये एक हम नहीं कह सकते कि ये तो अकेले ही रहना चाहिए या फिर ग्रुप में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कुछ एलिमेंट के एटम्स अकेले रह सकते हैं, कुछ अकेले नहीं रह सकते हैं, तो हम डेफिनेशन में दोनों इंक्लूड करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर विच मे और मे नॉट, मतलब इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब वो अकेला नहीं रह पाएगा, उसको ग्रुप में रहना है, ठीक है। सो विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यू विल स्टडी इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो पार्ट एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है वो होता है एटम। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एटॉमिक लेवल पे होता है, एटम्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसको हम पूरा कंबाइन करते हैं एंड लेट्स ऑब्टेन इट्स डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which may or may not have an independent existence but always takes part in a chemical reaction is called an atom। ठीक है, तो ये हुआ एटम का डेफिनेशन। अब ये एटम सबसे छोटा पार्टिकल उस मैटर का होता है जो एक ही एलिमेंट से बना होता है, लेकिन अगर मैटर एक से ज्यादा एलिमेंट से बना है तो सबसे छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैटर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है, अगर एक से बना होगा तो छोटे पार्टिकल को हम कहेंगे एटम, लेकिन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है तो सबसे छोटे पार्टिकल को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, ठीक है, तो जब मैटर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है ना तो उस मैटर को हम कंपाउंड कहते हैं। यू विल लर्न इट सून। तो ये अगर एक ही एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स इट इज एलिमेंट ओनली, बट अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से है तो हम इसको एक्चुअली कहते हैं कंपाउंड। So, जब मैटर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है हम उसको कंपाउंड कहते हैं। अब ये याद रखना है कि जब कभी मैटर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है तो सबसे छोटे यूनिट को बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूल भी ऑफ कोर्स स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। कौन से मैटर का? जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है। सेकेंड, इंडिपेंडेंट होता ही है ये। एंड थर्ड, possesses physical and chemical properties। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर विच हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मॉलिक्यूल अकेला रह सकता है, उसको ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर विच हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड possesses ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। मतलब जो मॉलिक्यूल है उसके पास उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल, जैसे नमक, सॉल्ट जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अब ये सोडियम क्लोराइड जो है, तुम इसका एक स्पून टेस्ट करो या एक दाना टेस्ट करो, लगेगा तो सॉल्टी ही। ठीक है, अब वो एक दाने में भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो सोडियम क्लोराइड, जो नमक का प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जैसा टेस्ट है, जैसा कलर है, जैसा टेक्सचर है, वो सब का सब प्रॉपर्टी सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल के पास भी होगा। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स के पास ये प्रॉपर्टी है तभी तो जाके सोडियम क्लोराइड के पास ये प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि सोडियम क्लोराइड का एक दाना टेस्ट किया, नमक का एक दाना टेस्ट किया तो मीठा लगता है, बहुत सारा नमक लिया तो फिर सॉल्टी लगता है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पास उस मैटर का सारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, लाइक कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एंड सो ऑन, सारे एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब इसको हम कंबाइन करते हैं। A molecule is the smallest unit of matter which has an independent existence and possesses all the physical and chemical properties of a matter। तो जब मैटर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने, जिसको हम जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं और उसके छोटे यूनिट को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट है मैटर, वाटर H2O, ये दो एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दिस वाटर कैन बी टर्न्ड एज कंपाउंड, जो हमने लिखा है, तो वाटर इज ए कंपाउंड
दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसको हम वाटर मॉलिक्यूल कहेंगे, बिकॉज सिंस इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज टर्म्ड एज मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एक ही एलिमेंट है ऑक्सीजन का, तो ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन के ही दो एटम्स हैं, और ये है कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों ही पॉसिबल होता है। तो दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑलराइट, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है। आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, हमने मॉलिक्यूल डिफाइन कर दिया, उसके डेफिनेशन पढ़ लिया, एंड देन फिर एग्जांपल कि अगर मैटर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। इसमें दो एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, एंड वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं। नाउ मूविंग अहेड विद द काइनेटिक थियरी। अब काइनेटिक थियरी क्या है हम ये पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। काइनेटिक थियरी होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। काइनेटिक थियरी इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स। जो हमने अभी तक मॉलिक्यूल को पढ़ा है, तो हमने ये समझ लिया कि जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है। अब इवेंचुअली मॉलिक्यूल बना होगा एटम से, बट जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो हम सीधे मॉलिक्यूल्स की ही बात करेंगे, क्योंकि मैटर हम यूजुअली जो अपने अराउंड देखते हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के होते हैं। अगर एक ही एलिमेंट वाला है तो नथिंग टू वरी, वो मॉलिक्यूल की जगह हमको एटम लिखना है, नथिंग डिफरेंट इन दैट। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द काइनेटिक थ्योरी, फर्स्ट काइनेटिक, जो काइनेटिक थ्योरी का पहला पॉइंट है ये है, जो मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। नीडलेस टू से वी हैव अंडरस्टूड दिस कि कोई भी जो मैटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर मैटर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से है तो मॉलिक्यूल से बना होता है, अगर एक ही एलिमेंट से बना है तो उसको हम एटम कह सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड, ऑल अलाइक। अगर मैं किसी एक सब्सटेंस लेता हूं, कोई एक सब्सटेंस ले रहा हूं, और उस सब्सटेंस के अगर मैं मॉलिक्यूल्स को देखता हूं तो उसी सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे दिखेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने वाटर लिया तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब एक जैसे दिखेंगे। अगर मैंने आयन का रॉड लिया तो आयन के रॉड में जितने भी आयन के एटम्स होंगे सब एक जैसे दिखेंगे। अगर मैंने सोडियम क्लोराइड, नमक लिया, तो सोडियम क्लोराइड के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे दिखेंगे। तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स को देखूं, दे आर ऑल अलाइक, सब एक जैसे दिखेंगे, सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, सेम टेक्सचर एंड सो ऑन। So of a given substance, all the molecules of that substance are all alike, सब सेम दिखते हैं। Now moving on with third point, different substances। अगर मैं डिफरेंट सब्सटेंस की बात करूं तो अलग अलग सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो डेफिनेटली अलग दिखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट शेप होगा, मॉलिक्यूल का डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी एंड सो ऑन। तो अगर मैं अलग अलग सब्सटेंस को देखता हूं, सपोज मैंने कंपेयर किया वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, तो इनके दोनों के मॉलिक्यूल के शेप अलग होंगे, साइज अलग होंगे, प्रॉपर्टीज अलग होंगी, कॉम्पोजिशन अलग होगा। तो दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल तो अलग ही दिखेंगे। ठीक है, सो अगर वी आर कंसिडरिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, द मॉलिक्यूल्स विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं एक ही सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स को देखूं, दे विल लुक ऑल अलाइक। ऑलराइट, नाउ moving on with the fourth point, that is motion। Molecule of a matter, whether it is solid, liquid or gas, जो molecules होते हैं मैटर के वो हमेशा random motion परफॉर्म कर रहे होते हैं। random motion मतलब they are continuously moving in haphazard direction, कहीं पर भी मूव कर रहे होते हैं। उनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है कि पर्टिकुलरली इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स रैंडमली मतलब कोई भी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है उनके बीच में, तो वो बस वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, बीच में स्पेस नहीं होता, तो मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री इनफ टू मूव। सो व्हाट मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स डू, दे यूजुअली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब वो पोजीशन जिसके आगे और जिसके पीछे मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं रैपिडली। दिस इज टर्म्ड एज टू एंड फ्रो मोशन। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, तो ऑफ कोर्स दे आर फ्री इनफ टू मूव, तो मूव हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड के बाउंड्री तक ही। तो जहां तक वेसल है, जिस वेसल में स्टोर किया गया है, उसके बाउंड्री तक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स को तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है बीच में, तो दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू मूव एनीवेयर दे वांट। ठीक है, सो मोशन, तो ये पता चलता है कि मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज परफॉर्मिंग रैंडम मोशन एंड दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, वो रेस्ट नहीं करते, वो रुकते नहीं है, बस मूव करते ही रहेंगे।
ठीक है। अब मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास एनर्जी है, इसीलिए मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। विल कम टू दिस पॉइंट कि मूव कर रहे हैं मतलब उनके पास एनर्जी है। नाउ फिफ्थ इज स्पेस। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये स्पेस सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होता है बिकॉज मॉलिक्यूल्स एकदम पास में है, लिक्विड्स में थोड़ा स्पेस होता है और गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द सिक्स्थ, फोर्स। जो सॉलिड या लिक्विड या गैस, तो किसी भी मैटर की जब बात करते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स, ठीक है। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो दो मॉलिक्यूल के बिटवीन, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे ज्यादा है, तभी तो स्पेस नहीं है, इतना ज्यादा फोर्स है कि एकदम पास में दोनों चिपक गए। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है और गैस में तो बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो दिस वाज सिक्स्थ पॉइंट एंड देन रिलेटेड टू दिस इज, अगर सपोज स्पेस ज्यादा है, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा है तो डेफिनेटली फोर्स कम होगा। स्पेस ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, या अगर स्पेस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। तो ये लिखा है अगर स्पेस ज्यादा है तो फोर्स कम है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए तो ये दूर चले गए, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, मतलब स्पेस कम, अगर स्पेस कम है तो क्यों कम है, बिकॉज फोर्स बहुत ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है इसलिए तो जगह नहीं है, समझा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो स्पेस ज्यादा रहेगा। दिस इज व्हाट दिस पॉइंट सजेस्ट। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडहेजन, ये हम समझते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोर्स ऑफ कोहेजन और एक होता है फोर्स ऑफ एडहेजन। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। सपोज ये एक मैटर है, एक सब्सटेंस है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा नहीं बनाया बट एक मैटर है, इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक सर्कल वाले और एक ट्राइंगल वाले। फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ कोहेजन वो होता है जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है या सेम टाइप के सब्सटेंस के बीच में होता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर्कल सर्कल के बीच में है या ट्राइंगल ट्राइंगल के बीच में, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, जैसे सर्कल सर्कल वाला या ट्राइंगल ट्राइंगल वाला, तो वो होगा फोर्स ऑफ कोहेजन, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। तो सर्कल सर्कल हो गया या ट्राइंगल ट्राइंगल, या ये सर्कल या ये ट्राइंगल या ये सर्कल ये ट्राइंगल, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। वेरी सिंपल टू गेस, फोर्स ऑफ एडिशन होगा जो अलग टाइप की मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे ट्राइंगल और सर्कल के बीच में। तो ट्राइंगल वाला मॉलिक्यूल और सर्कल वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ एडिशन है। सेम वही ट्राइंगल और सर्कल, फोर्स ऑफ एडिशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन, जो अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है दैट इज फोर्स ऑफ एडिशन। ऑलराइट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन विद द सेवेंथ पॉइंट, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज टेंपरेचर। अभी हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। सो दिस half mv square is nothing but formula of kinetic energy and kinetic energy is directly proportional to temperature। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब कहां से आ गया, ये हमने इस पॉइंट में डिस्कस किया था मोशन वाले पॉइंट में कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, वो मूव कर रहे हैं, अगर मूव कर रहे हैं मतलब उनके पास एनर्जी है। अब कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन उसके पास जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस तीनों के ही मॉलिक्यूल के पास होता है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल उनमें कम होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा होता है और गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। ये जो साइन है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इस पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब टेंपरेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टेंपरेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसा वहां चेंज आएगा वैसा यहां चेंज आएगा, अगर वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, वो कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है।
सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर सपोज हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस मैटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। क्यों? जैसे अगर सपोज मैं एक सॉलिड को हीट करता हूं तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी वाइब्रेट तो कर रहे होंगे, मैंने और हीट देना स्टार्ट किया तो मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा एनर्जी मिलेगा, और ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो वो और रैपिडली मूव करना स्टार्ट करेंगे और एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। लिक्विड्स में भी वैसे ही मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इधर उधर विद इन द बाउंड्री और एनर्जी बढ़ता जा रहा है तो और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। गैस में भी इधर उधर पागल जैसा तो घूम ही रहे थे मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मिला तो और ज्यादा पागल जैसा घूमेंगे, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द 7 पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थियरी। सारे मैटर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल सब एक जैसे दिखते हैं, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अलग अलग दिखेंगे, अलग शेप, अलग साइज, अलग कॉम्पोजिशन, अलग प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्पेस अगर ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, एंड वाइस वर्सा, मतलब स्पेस अगर कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। एंड देन टू काइंड्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। फोर्स ऑफ कोहेजन होता है तो जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में होता है, फोर्स ऑफ एडिशन होता है जो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में होता है। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड विद अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल सॉलिड में कैसे अरेंज किए गए हैं, लिक्विड्स में कैसे, गैसेस में कैसे। मोस्टली तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है काइनेटिक थियरी में, उसका ही छोटा सा समरी है। तो हम पढ़ते हैं सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, एकदम पास में होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर इनके बीच में स्पेस है। मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो नेग्लिजिबल स्पेस है। सॉलिड्स के बीच में जब स्पेस नहीं है, ठीक है, सो उनका शेप चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो दे हैव गॉट डेफिनेट शेप। सॉलिड्स हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, दे हैव गॉट डेफिनेट शेप, उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो उसको और ज्यादा फोर्स अप्लाई करके और ज्यादा दबा के हम उनको छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। सो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ऑलराइट। तो सॉलिड्स they have, the molecules are tightly packed, they have got strong intermolecular force of attraction, the intermolecular space is the least, they have got definite shape, they have got definite volume, they cannot be compressed and they cannot flow, ठीक है। और ऑफ कोर्स उनको ऐसे ही रखा जा सकता है, उनको वेसल में रखने की जरूरत नहीं होती है। सो ये हुआ, हमने सॉलिड का डिस्कस किया। वैसे लिक्विड का डिस्कस करते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर नॉट सो टाइटली पैक्ड, उनके बीच में स्पेस होता है, सो द मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जितना सॉलिड्स में था उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। दे डोंट हैव द डेफिनेट शेप, क्यों? बिकॉज लिक्विड्स वो शेप लेते हैं जिस कंटेनर में उनको रखा गया है। So liquids don't have a specific shape, they take the shape of the container in which they are stored, but yes, they do have a definite volume. वॉल्यूम तो उनका होता ही है, जैसे अगर मैं आधा लीटर पानी को बॉटल में रखूं, वेसल में रखूं या जमीन पे गिरा दूं, पानी तो आधा लीटर ही रहने वाला है। तो लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं बट नॉट सो मच, लिक्विड्स कैन बी स्लाइटली कंप्रेस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स फ्लो हो सकते हैं, और फ्लो हो सकते हैं इसलिए इनको फ्लूइड कहा जाता है। फ्लूइड मतलब एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, तो हर सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको कहते हैं फ्लूइड, ठीक है। और लिक्विड्स फ्लो हो सकते हैं तो लिक्विड्स को फ्लूइड कहा जाता है। अब ये लिक्विड से रिलेटेड ना एक एक्सपेरिमेंट है, हमको पढ़ना है प्रेजेंस ऑफ स्पेस इन लिक्विड। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, ये दिखाना है हमको। तो ये एक्सपेरिमेंट है, आई गेस इट्स ऑन पेज नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ऑफकोर्स जो इमेज मिला है, जो पीडीएफ है, उसमें पेज नंबर 3 पे देखोगे एक्सपेरिमेंट 1 है, दैट हैज टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्पेस इन द लिक्विड। तो हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास में अप टू द ब्रिम पानी भरना है, ठीक है। अप टू द ब्रिम पानी भर देंगे, एकदम टॉप तक। ब्रिम मतलब एकदम टॉप तक, मतलब उसके ऊपर और पानी डालो तो गिर जाना चाहिए, वैसा टू द ब्रिम। फिर हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से इसमें शुगर डालना है, ठीक है। 1 स्पून शुगर डाल देते हैं, ऑलराइट। तो 1 स्पून शुगर डाल दो और लेट इट सेटल, ठीक है, उसको वैसे ही रहने दो। हम देखेंगे कि ना पानी गिरता नहीं है। मच टू आवर सरप्राइज, जब पानी पूरा भरा हुआ था, हमने जब 1 चम्मच शक्कर डाला तो हमको लगा रहेगा ना कि पानी गिर जाएगा, बट पानी नहीं गिरता है। क्यों? जो शुगर हमने डाला, वो शुगर के मॉलिक्यूल इस पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाके सेटल हो जाते हैं। बिकॉज जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस के बीच में जाके शुगर का मॉलिक्यूल बैठ जाता है। अब जब ऑलरेडी स्पेस था, बीच में जाके बैठ गया, तो मॉलिक्यूल को दूर जाने की जरूरत नहीं है,
पानी के मॉलिक्यूल जब दूर नहीं जाएंगे तो पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो हम जब शुगर डालते हैं, वी सी दैट द वाटर इज नॉट फ्लोइंग, वाटर गिरता नहीं है। क्यों? बिकॉज जो पानी है, जो लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है और वो स्पेस के बीच में ही जाके शुगर बैठ जाता है, एंड हेंस द वाटर डज नॉट फ्लो, एंड एज अ रिजल्ट इट शोज दैट द लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, सो दिस वाज टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्पेस इन द लिक्विड। एंड मूविंग अहेड विथ द थर्ड, दैट इज गैस। गैस में क्या होता है? गैस में मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा है। दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, गैसेस का डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसको जिस कंटेनर में रख रहे हो वो उसका शेप ले लेंगे, एंड इफ इट इज केप्ट एज इट इज तो उसका कोई शेप नहीं होता है। उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, गैस has gas neither has definite shape nor has definite volume. Gases can be easily compressed. ठीक है, गैस को बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेस उनके बीच में होता है, तो उनको कंप्रेस करके छोटे स्पेस में एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे गैस सिलेंडर्स होते हैं, तो वो गैस को कंप्रेस करके हम सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular space is the largest, they don't have specific shape, definite shape, they don't have definite volume, and they can be easily compressed because बहुत ज़्यादा space होता है, and yes, they can flow. Molecules are free enough to move wherever they want, hence the gases can flow, इसलिए gases को हम fluid कहते हैं। ठीक है, so liquids and gases both are called as fluids because liquids और gases दोनों ही flow हो सकते हैं, solids flow नहीं हो सकते हैं। लिक्विड्स को स्टोर करना पड़ता है वेसल में, गैसेस को भी स्टोर करना पड़ेगा अगर तुम स्टोर कर रहे हो, या फिर नहीं करना है तो दे विल मूव वेरेवर दे वांट। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तीन चीज हमने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनको डिटेल में हम एक टेबल दिया हुआ है, आई गेस इट्स ऑन पेज नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, तो वो पूरा टेबल समराइज किया है वहां पे। यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज पॉइंट्स, और जो भी हमने पढ़ा है वही सब है, नथिंग न्यू इन दैट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमने स्टार्ट किया मैटर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा मैटर एलिमेंट से बना होता है, फिर एलिमेंट से हमने पढ़ा एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, देन वी सॉ द काइनेटिक थियोरी एंड 7 पॉइंट्स इन दैट पर्टिकुलर थियोरी, एंड फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस में अरेंज कैसे किए गए होते हैं, देन वी सॉ वन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो this was it for this video. If you have not understood anything, you can watch the video again. अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, you can mark the doubts and we'll get it clarified in our live doubt solving lectures. And more importantly, go through the textbook. Textbook read करो, बहुत ज़्यादा important है. If you don't have the textbook still, you may call us on 9699599299 and we shall mail you the PDF or the images of the textbook. तो textbook पढ़ते रहो, कुछ नहीं समझा और better clarity मिलेगा टॉपिक पे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, so this was it for this video. In the next video we'll continue with the chapter. Till then, keep reading and keep studying. Thank you and bye bye.